मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल की क्लास में हमने अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पे किरण चित्र बनाना सीखा था, ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो है आपका उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर किरण चित्र कैसे बनाया जाता है। तो उत्तल दर्पण में आपकी दो स्थितियां होती हैं। जैसे पहली स्थिति है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उत्तल दर्पण से किरण चित्र बनाना। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। तो अनंत पर यानी अनंत पर जो वस्तु है, जैसे कि आपका ये आपका उत्तल दर्पण है, ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का अंदरूनी जो भाग होता है, आंतरिक भाग, वो तो पॉलिश सरफेस होता है, जबकि बाहर आपका किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब अनंत पर कोई भी अगर आपकी भी कोई ऑब्जेक्ट है, अनंत यानी कि बहुत दूर हो गया, पता नहीं कितनी दूरी पे है, तो वहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी पास होती है, जैसे एक रे को यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, टूल पी पर अप्लाई हो रही है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उसको बिखेरता है, लेकिन ये फैलाता है। तो पी से सम्मिलित रूप से ये क्या हो गया, यहाँ पे फैल गई दूसरी साइड में। अब इसको अगर अब इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, की साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक स्फीयर लें और स्फीयर का ये वाला भाग हम काटें, तो उसमें से अंदरूनी भाग को अगर हम क्या करें, पॉलिश करें, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी वक्रता केंद्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो किरण आपकी ये हो गई जो कि पॉइंट पी पे अप्लाई हो रही है, और पी से ये इसको यहाँ पे क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। अब पी इस रेखा को यानी कि इस किरण को अगर हम ऐसे प्रतीत करें ऑर्बिट से पीछे, यानी कि ये सब कुछ यहाँ से आ रही है, ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है दर्पण के पीछे से पॉलिश वाली सरफेस। ऐसे ही एक किरण जो वक्रता केंद्र सी पे अप्लाई आती हुई प्रतीत हो रही है सी से, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब नियमों के अनुसार वक्रता केंद्र सी पर जब कोई आपकी किरण आपतित होती है तो वो उसी मार्ग पे क्या हो जाती है, वापस से लौट जाती है। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी मार्ग पे क्या हो गई, ये आती हुई प्रतीत हो गई। तो ये दोनों जो किरणें, अगर इन दोनों किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ पॉलिश सरफेस की तरफ, तो जहाँ पे भी ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, मुख्य फोकस बिंदु पे बनता है। किस पे बनता है, मुख्य फोकस बिंदु पे। जैसा कि आपने अवतल दर्पण का भी पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु आपकी अनंत पर स्थित है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कैसे, कहाँ पे बनेगी बेटा, मुख्य फोकस बिंदु पे बनेगी। ठीक है ना। तो सेम इसी रूप में अनंत पर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, मुख्य फोकस बिंदु पे बनती है। ठीक है ना। अब इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, निष्कर्ष या परिणाम, निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, जैसे कि कल हमने लिखा था कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु F पर बनता है, यानी लिखेंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु F पर बनता है। ठीक है, ये तो पहला रिजल्ट हो गया इसका कंक्लूजन। दूसरा है, अब देखो अनंत पे आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बनी है, F पे। तो अनंत से इसकी जो इमेज होती है वो थोड़ी कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है ना। साथ साथ यहाँ पे जैसे कल बताया था मैंने, अगर डॉटेड शेप में आप इमेज को रिप्रेजेंट करते हो तो वो इमेज कैसी बनेगी, आभासी। कैसी बनेगी, आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरीके से आप इसकी इमेज को बना सकते हो। ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्थिति है। सेकंड स्थिति कैसे बनाई मैंने, ये उसको मैं बता देता हूं।
जब वस्तु अनंत और पी के मध्य है, अनंत ये वाला भाग ध्रुव कौन सा हो गया आपका पी, इन दोनों के बीच में आपने क्या रख दिया एक्सेस लाइन पे, यानी कि जो आपका मुख्य अक्ष है उसमें आपने ऑब्जेक्ट को लोकेट कर दिया, यानी कि ए बी। तो जैसे मैं बना के देता हूं दोबारा से, जैसे ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। पॉइंट पी आप यहां कंसीडर करोगे, जैसे पॉइंट पी आपने यहां ले लिया सेंटर में, और ये बन गया आपका मुख्य अक्ष। क्या बना ये मुख्य अक्ष। अब अनंत ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, वो आपने यहां पे ली, ये ए ये बी, जैसे कि यहां पे रिप्रेजेंट हो रही है ना। अब अकॉर्डिंग टू नियम चले, जैसे आपने 4 नियम आपने पढ़े थे, ठीक है ना। तो जो 4 नियम अवतल दर्पण के लिए, वही 4 नियम आपके किसके लिए हैं, उत्तल दर्पण के लिए। अब अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, ये इस तरीके से आपतित हो गई। अब ये वाला जो स्फीयर है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका, जो चाप बना हुआ है, इसका फोकस पॉइंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। वक्र का केंद्र किधर होगा, गोले का ये भाग हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पे तो आपका मुख्य फोकस पॉइंट है ही, क्योंकि हमारा नियम क्या है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी ना। लेकिन यहाँ पे तो मुख्य फोकस बिंदु इधर का तो है नहीं, तो मुख्य फोकस बिंदु क्या होगी, इधर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें प्रतीत होगी, यानी कि फील होगी। तो सबसे पहले तो इसको ये फैला देगा ऐसे उत्तल दर्पण है, और इसको हमें क्या करना है, ये ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, रोटेट से, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ठीक है। एक किरण तो ये हो गई। दूसरी किरण क्या है, दूसरा नियम कि अगर कोई भी किरण पोल पी पर अप्लाई होती है, जैसे कि यहां पे हो रही है ये वाला पार्ट, तो ये भी इसको क्या करेगी, फैलाएगा इसे। अब इस किरण को भी हमें क्या करना है, पीछे की तरफ आता हुआ प्रतीत करना, जैसे ये पीछे की तरफ। अब दोनों ये वाली किरण और ये वाली किरण जो आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, तो जहां पे भी ये दूसरे को काटेंगी, यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो यहीं पे इसकी क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, जैसे कि ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है ना, ए डैश बी डैश। ऐसे ही ये किरण यहाँ पे आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका भी हमें निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष यानी रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या हुआ, सेम वही जैसे इसमें लिखा था। इसमें तो हमने क्या लिखा था, मुख्य फोकस बिंदु में बनता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के बीच में बन रहा है। तो पहला निष्कर्ष हो गया, प्रतिबिंब ध्रुव P एवं मुख्य फोकस बिंदु F के मध्य बनता है। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, कैसा है प्रतिबिंब, डॉटेड में प्रतीत हो रही है आपकी किरणें, तो कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है ये भी, तो ऐसे ही है ऊपर की तरफ है, आभासी सीधा एवं वस्तु से
छोटा बनता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्थितियों को यूज करते हुए उत्तल दर्पण के द्वारा किरण चित्र आरेख बना सकते हो। ठीक है ना, ये दो ही स्थिति उसमें यूज होती हैं, जबकि अवतल दर्पण में आपकी 6 कंडीशन है, यानी 6 स्थितियां। तो लास्ट वाली जो अवतल दर्पण की थी उसमें केवल आभासी आपका प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन इन दोनों में आपका दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस तरीके से हम, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, दोनों दर्पणों का उपयोग करते हुए किरण चित्र आरेख विभिन्न स्थितियों पर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें एक चीज आती है कि भाई चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण से ऑब्जेक्ट को हम उसके सामने रखें ऐसे, तो उसकी दूरी कैसी होगी। जैसे मैंने आपको कार्तीय निर्देश पद्धति बताई थी ना लास्ट वीडियो में। तो कार्तीय निर्देश पद्धति में मैंने क्या बताया था, अगर आपतित किरण की डायरेक्शन में अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है इस डायरेक्शन में, तो वो तो कैसी लेनी हमें, धनात्मक। और अगर वो रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होके वो दूसरी डायरेक्शन हो जाती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, तो वो कैसी लेनी हमें, नेगेटिव। तो ऐसे ही चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में पोल से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की जो दूरी होती है उसको तुम यू से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं यू से, स्मॉल यू से। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं आपके लिए, देखो अवतल दर्पण से U, V एवं F का पता करना। ये चीज आना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो कैसे है देखो, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओ। अवतल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ऐसे, इस पे ये पॉली सरफेस है। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के सेंटर पोजीशन से यहां से पी से ये आपका क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। अब ऑब्जेक्ट ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका कौन सा है, पॉलिश। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए बी क्या हो गई आपकी, वस्तु हो गई। ठीक है, अब नियमों के अनुसार इस मुख्य अक्ष के समांतर हम एक किरण लेते हैं जो कि इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पीस को ही कंसीडर करेंगे, पी से लेके ए बी की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजरमेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। यू ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, तो यू तो ये हो गया। ठीक, अब यहां से यदि इसके पैरेलल है तो ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस बिंदु से। ये मुख्य फोकस बिंदु हो गया, तो पहली किरण ये हो गई। अब ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी किरण लेते हैं इस पॉइंट से जो कि पॉइंट पी पर अप्लाई हो रही है, तो नियमों के अनुसार क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा उसका डायरेक्शन में। तो जहां पे भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी रेखाएं, वही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज। अब देखो, तो ये तो वस्तु की दूरी हो गई पोल से। मैंने पहले ये वीडियो बताया कि पोल से ही सारी दूरियों को हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। ठीक है ना, तो ये तो यू हो गया। अब यहाँ पे भी आपकी इमेज बनी है, उसको भी हम नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पे सको, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, बी।
क्या यूज करेंगे? V। तो U तो हो गई वस्तु की दूरी और V हो गई आपकी प्रतिबिंब की दूरी। आएगा समझ में? तो यहां लिख सकते हैं इसको U बराबर वस्तु ऑब्लिक बिंब, बिंब भी बोलते हैं इसको, बिंब दूरी, ठीक है, और V बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो ये दोनों जो दूरियां होती हैं वो हमेशा पोल से ही कंसीडर की जाती हैं, पोल से ही मापी जाती हैं। अब इसमें एक चीज और आती है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। तो देखो F आपका यहाँ पे, जैसे कल मैंने परिभाषा बताया था लास्ट वीडियो में कि पोल से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी कि फोकल दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक F से लेके P की दूरी स्मॉल f से हम इसको क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब देखो तो F क्या हो गया यहाँ पे? फोकस दूरी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि UVF की वैल्यू कैसी होगी? धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? अब देखो नियम के अनुसार क्या है कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये ऐसे, इस डायरेक्शन में हम सारी चीजें क्या लेनी है? ऐसे धनात्मक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट भी आपका इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इधर तो नहीं है, ऑब्जेक्ट भी किधर है? इधर, ठीक है ना। इमेज भी आपकी किधर बन रही है? इधर बन रही है, इस डायरेक्शन के अपोजिट। और फोकस दूरी भी आपकी किधर है? इधर है, इस डायरेक्शन के अपोजिट। तो अवतल दर्पण में जो सामान्य तो ये तीनों चीजें होती हैं, चाहे वो U है, चाहे वो P है, चाहे जो F है, वो तीनों चीजें आपकी कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं, ऋणात्मक। तो लिख सकते हैं अवतल दर्पण में U, B, F के मान ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, उसे क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए उसके सामने 20 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। तो U की जो वैल्यू है वो आपको कितनी लेनी है? यहाँ पे -20 सेंटीमीटर कंपल्सरी है, याद रखने वाला पॉइंट है। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक है ना, आना जरूरी है। अवतल दर्पण में चाहे वो U है, चाहे वो B है, चाहे वो F है, इन तीनों के मान ही कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। फिर आपको दे दिया कि भाई प्रतिबिंब जो है वो इतनी दूरी पे, सपोज 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो B की जो दूरी है वो भी आपको माइनस में क्या लेनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही फोकल लेंथ भी आपको क्या लेनी है? नेगेटिव में। तो इस तरीके से आपको सारी जो तीनों चीजें वो कैसे लेनी है? ऋणात्मक रूप में लेनी है, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इनके, तो देखते हैं। बाकी आपको यहाँ तक ऐसे याद रखना कि U, V, F तीनों के मान कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव है। इसका मान भी नेगेटिव में, इसका भी तीनों ही नेगेटिव में हो U, V, F के, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी U, V, F के मान उत्तल दर्पण में कैसे रिप्रेजेंट होंगे, तो देखते हैं। इसमें भी लिखेंगे उत्तल दर्पण से U, V एवं F का पता करना। अब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो ये तो आपका कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अब कौन सा देख रहे हैं हम? उत्तल दर्पण। तो देखो क्या चेंज है, ठीक है, जो चेंज होगा वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। देखो अवतल दर्पण हमने बना लिया, उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये होगा उत्तल दर्पण में क्या होगा? अंदरूनी जो भाग होता है, यानी कि आंतरिक भाग, ये पॉलिश होता है। इसमें जबकि
आंतरिक भाग कैसा होता है? परावर्तक। इसमें आंतरिक भाग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये पॉइंट P हो गया, क्या बन गया? ये पॉइंट P। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, सबको यहां रखा हुआ है ए, ये हो गया B, ए बी क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब नियमों के अनुसार हम चलते हैं आगे। देखो, जब कोई भी किरण कक्ष के समानांतर इस पर आपतित होती है, इस पर आपतित होगी, आपतित करवा दो, तो ये इसको क्या करती है? फैलाती है। उत्तल दर्पण क्या करता है? फैलाता है। तो पहले तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, फैला दिया। अब ये कहां से गुजरता है? या प्रतीत होता है गुजरती हुई लाइन मुख्य फोकस बिंदु से। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु कहां पे है? इधर की साइड, ये यहाँ पे फोकस बिंदु है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे सी। तो इसमें क्या था? उधर फोकस बिंदु था, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा और आगे की तरफ। ठीक है ना? अब इसको मुख्य, अब इसमें क्या लगेगा हमें? ये जो लाइन है वो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें? मुख्य फोकस बिंदु से। कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोकस बिंदु से। अब ऐसे ही अगर हम यहां से दूसरी लाइन लें, रे ऑफ लाइट, ये वाली, ठीक है, ये इसको फैला दिया, ऐसे यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये ऐसे प्रतीत होगी। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी। यहाँ पे दोनों लाइनें आपकी प्रतीत होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है ना? ऐसे। अब इसमें मुझे बताओ यूवीएफ के मान कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू कार्तीय निर्देश पद्धति। बताओ। तो देखो यू कहाँ है? अब देखो डायरेक्शन हमारी कैसी है? ऐसे। इस डायरेक्शन में जितनी चीजें वो क्या लेनी है हमें? पॉजिटिव। इसके अपोजिट क्या लेनी है? नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो देखो इसके इधर यानी कि वस्तु जो है ए बी है, तो पोल से ए बी की जो दूरी है वो तो कौन सी हो गई? यू। ठीक है, पोल से और यानी कि इमेज की जो दूरी है वो क्या हो गई आपकी? वी। पोल से एफ की दूरी क्या हो गई? फोकल लेंथ। हो गई नहीं हो गई? अब देखो इसमें तो u तो आपकी इधर की साइड है, जबकि इस डायरेक्शन के कैसा है? अपोजिट ही तो है। तो u तो इसमें कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होगा इसमें? ऋणात्मक। जबकि फोकस दूरी और जो आपकी इमेज दूरी यानी कि b, इन दोनों के जो मान होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मिल रहे हैं, आगे की तरफ मिल रहे हैं ना? तो b और f, B एवं F यानी कि फोकस दूरी, ये कैसी होंगी यहाँ पे? धनात्मक। तो U तो आपका कैसा हो गया? ऋणात्मक। और B एवं F कैसी हो गई आपकी? धनात्मक। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कार्तीय निर्देश पद्धति के अनुसार कंसीडर की हुई है। तो इन चीजों को याद रखना बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? कि अवतल दर्पण में यूवीएफ के मान ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में U तो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। B एवं F के मान कैसे होते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना। इसके बाद जो भी चीज यहाँ पे पढ़ाई जा रही है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है ना? छोड़ना नहीं है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है अपने आप में। अब हम इसमें एक डेरिवेशन करते हैं छोटी सी, और वो डेरिवेशन क्या है? अब आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होंगी इसमें आगे। डेरिवेशन का टॉपिक है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? R से, कैपिटल R से।
वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी को फोकल लेंथ यानी स्मॉल एल में संबंध ज्ञात करना। संबंध ज्ञात करना। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। छोटी सी डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्जाम में। या फिर क्वेश्चन कैसे आ जाता है, अथवा में सिद्ध करो कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, रिलेशन बन गया f बराबर r/2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था। तीसरा क्या बन जाएगा इसमें क्वेश्चन कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होता है, गुणा हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, r बराबर 2 है। तो इस तरीके से कैसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करेंगे अवतल दर्पण के लिए, जो रिलेशन अवतल दर्पण के लिए होता है वही अवतल दर्पण के लिए होता है, सेम रिलेशन होता है। तो अवतल दर्पण बनाते हैं सबसे पहले। अवतल दर्पण बाहर की सतह कैसी होगी, पॉलिश सरफेस, बना लिया। अब एक मुख्य अक्ष इसमें से गुजारते हैं, ये पॉइंट हो गया P, सब जानते हैं पॉइंट P। तो इतना टाइम हो गया, क्लास हो गई 2-3। अब हमें क्या करना है, सपोज कोई ये एक रे ऑफ लाइट है, एक प्रकाश की किरण। अब इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ होगा इधर की तरफ, और सेम तरफ कर्वेचर कहाँ होगा, पूरा एक गोला बनाया था उसका, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है, सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं M। रे ऑफ लाइट है, M बिंदु पर आपतित होती है, दर्पण के M बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। जब इस पर आपतित होगी, ये कौन सा पृष्ठ है आपका, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या होगा, जब पैरेलल होती है, समांतर होती है कोई किरण, तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो यहां से ये ऐसे गुजरती है फोकस बिंदु से गुजरेगी। जब फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये वाली इसमें आप डायरेक्शन शो कर सकते हो, ये फोकस। अब इसमें हमें क्या करना है, बिंदु M C से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, डालते हैं एक अभिलंब डालते हैं, जो सपोज दो एंगलों में कन्वर्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक एंगल क्या बन गया आपका, एक थीटा एंगल बन गया, क्या बन गया, थीटा एंगल। और यहाँ पे देखो ये एक जेड का शेप बन गया, देखिए एकांतर कोण हो गया, क्या बन गया, ये एकांतर। तो ये भी आपका कोण कौन सा हो जाएगा, थीटा, एकांतर कोण होने के कारण जेड शेप बन रहा है ना ये। अब ये थीटा है, तो ये इसके यहाँ पे भी कौन सा होगा, थीटा ही होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब तो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल। अब इसमें क्या करना है, ऐसे जैसे बिंदु M से बिंदु P के नियर एक अभिलंब डालते हैं, क्योंकि बहुत ही नियर है P के, तो इसको नाम दे दिया हमने D। क्या दे देंगे, D वेरी नियर टू P, ठीक है ना। अब देखो, जब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, यानी कि त्रिभुज बन गया ना, MCF। त्रिभुज क्या बन गया, MCF। अब देखो इसके अंदर ये थीटा, तो इसका ये बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा,
थीटा प्लस थीटा, ये कितना हो गया 2 थीटा। बन गया नहीं बन गया? क्योंकि त्रिभुज में अंतःअभिमुखी कोणों का योग बहिष कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो बहिष कोण कितना हो गया थीटा और थीटा, ये कितना बन गया 2 थीटा। बन गया ना? इस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं MCP या कुछ भी बोल लो MCD, क्योंकि D तो हमने ये किसके मान लिया P के। देखते हैं क्या लिखेंगे, चित्र ज्यामिति से, चित्र ज्यामिति से त्रिभुज MCP एवं त्रिभुज MFP में दोनों त्रिभुजों को कंसीडर करेंगे MCP MFP। वैसे तो D लेना है, लेकिन D को हमने किसके नियर मान लिया P पे ही है तो अब तो MCP में हम क्या करते हैं, जब हमने एंगल के मान निकालने होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमें किसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं tan थीटा। किसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं, दूरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधा। तो लंब क्या हो जाएगा आपका MCP में MP, ये तो लंब हो जाएगा, आधा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो C से लेके P की दूरी को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं R में। वक्रता केंद्र से P की दूरी यानी कि CP, ये तो किसके इक्विवेलेंट हो गया R, और FP यानी कि फोकस दूरी से ध्रुव की दूरी कितनी हो गई स्मॉल f, फोकस दूरी FP यानी देंगे स्मॉल f। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो CP की वैल्यू तो R है और FP की वैल्यू स्मॉल है। अब इसमें हम देखते हैं क्या लिखेंगे, त्रिभुज MCP में यहां एंगल आपका क्या बन रहा हुआ है थीटा बना हुआ है, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब बटे आधा, तो लंब कौन सा हो गया इसमें MP, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर MP अपॉन आधार क्या हो गया CP। अब CP की वैल्यू कितनी है R, कैपिटल R। तो tan थीटा बराबर MP अपॉन ये क्या बन गया आपका R, ठीक है। अब क्या लिखेंगे थीटा के अल्पमान के लिए, अल्पमान के लिए तो tan थीटा को किसके नियर मान लो थीटा, किसके नियर मान लिया थीटा। तो थीटा बराबर अब क्या होगा इसमें, तो इसमें लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो tan थीटा को तो थीटा के इक्विवेलेंट रख दो। तो थीटा बराबर हो गया MP अपॉन R, इसको मान लो समीकरण नंबर। तो एक कंडीशन तो ये आई थीटा की स्मॉल वैल्यू। इसी प्रकार हमें क्या करना है त्रिभुज MFP में, हम यहां लिखेंगे त्रिभुज MFP में। MFP कौन सा हो गया MFP, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा, क्या लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधा। इसमें भी tan की वैल्यू निकालेंगे। आगे लंब कौन सा हो गया MP, आधार कौन सा हो गया FP। FP की वैल्यू गिवन स्मॉल है, यहां लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर लंब तो हो गया आपका MP, आधार कौन सा हो जाएगा FP, जब PFP। अब FP का मान यहाँ पे आपको पता ही है tan 2 थीटा बराबर MP अपॉन
स्मॉल है, ये मान आ गया। अब वही चीज इसमें थीटा के अल्पमान के लिए, तो थीटा का जब आप अल्पमान निकालोगे, थीटा के अल्पमान के लिए तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा नियर टू 2 थीटा। यहाँ पे थीटा के इक्विवेलेंट माना था, वहाँ पे 2 थीटा के इक्विवेलेंट मान लिया। और तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा इक्विवेलेंट, यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे 2 थीटा होंगे, तो ये हो जाएगा MP अपॉन f। ये तो बन जाएगा। अब इसको समीकरण हमने क्या माना था 2, इसको मान लो सब 3। अब समीकरण 2 और 3 से अब इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखो समीकरण नंबर 3 में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा MP अपॉन r बराबर MP अपॉन ये तो हो गया, MP से MP कटेगा तो क्या बचा 2/r बराबर 1/f। क्रॉस गुणा कर दो, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो ये वाला रिलेशन हो जाएगा f बराबर r/2, उसका व्युत्क्रम ले लो, चाहते ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करो तो r बराबर ये कितना हो जाएगा 2f, या f बराबर क्या हो गया, तो यही रिलेशन आ गया आपका, यही आ गया ना। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेरिवेशन है, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, एक मेथड और है, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड है, ये समझने लायक, उसमें थोड़ी ज्यादा लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सीधा सा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में निम्न संबंध होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के डबल के बराबर होती है, यानी कि दुगनी होती है, ठीक है ना। r बराबर 2f, या हम कैसे बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ये पूरा डायग्राम बनाया, तो इसी चित्र ज्यामिति के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, यहाँ पे एंगल मान लिया, अलग त्रिभुज मान लिए, यहाँ पे ये थीटा है तो ये कांतर कोण बन गया, ये थीटा बन गया, तो ये थीटा है, ठीक है, तो ये इसके नियर हो गया बिल्कुल, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा थीटा ये कितना हो गया 2 थीटा, तो ये पूरा एक त्रिभुज बन गया आपका MCF। ये अंतर्भुज की कोण है, इन दोनों का योग भाई इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा ये 2, तो यहाँ से तो हमें 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू तो आपने ये निकाल लिया, 2 थीटा की वैल्यू आपने ये निकाल लिया, यहाँ पे अल्पमानों के लिए वैल्यू शिफ्ट कर दी, उसके बाद आपका ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये स्टार्टिंग डेरिवेशन का पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग ही एक तरीके से, इसके बाद आपको अब डेरिवेशन पार्ट आता चला जाएगा कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मिरर का सूत्र हम कैसे व्युत्पन्न करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रिलेशन आएगा उसके आधार पे एक न्यूमेरिकल भी है वो आने चाहिए आपको, कि जैसे आपको ये पता चल गया कि b की वैल्यू में क्या लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दर्पणों के लिए u क्या लेना है, f क्या लेना है, ठीक है ना। अब वो आपको माइंड में रहना चाहिए कि भाई u है, v है, f है, ये कैसे कैसे हमें लेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है कि देखना है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि u क्या लेना, v क्या लेना, f क्या लेना है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात है, इसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपका मिरर सूत्र क्या है, मिरर सूत्र की यानी दर्पण समीकरण क्या है, ठीक है ना, उसकी व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।